हेलो स्टूडेंट्स, बेटा बात करते हैं नए टॉपिक की। और जो नया टॉपिक है हमारे पास वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेलों का संयोजन। इससे पिछले वीडियो लेक्चर पे हमने विद्युत भागफल को पढ़ा, विद्युत विभवांतर पढ़ा, टर्मिनल वोल्टता पढ़ी, उनके मात्रक पढ़े और किस तरह से धाराएं और विद्युत भागफल और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसी भी सेल का वो किस तरह से ज्ञात किया जाता है वो हमने सीखा। तो बेटा एक मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इस टॉपिक में हमें उन सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे देखिए बेटा, इधर ये हमारे पास एक सेल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये R है और ये E है, इसका विद्युत भागफल है और इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही है I। तो बेटा यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला बनेगा E बराबर B और यहाँ पर आएगा IR। ये हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा और इस फॉर्मूले का उपयोग हम इन संयोजन में यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें टर्मिनल वोल्टता चाहिए तो क्या आएगी, E माइनस का IR आ जाएगा। क्लियर? तो ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल करके आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। इसमें धारा इस तरह से फ्लो हो रही है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। क्लियर? ये क्या है, A और B के बीच का क्या है, टर्मिनल विभवांतर है। क्या है, टर्मिनल विभवांतर। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं। जब सेल से धारा ली जा रही है, कब, जब सेल से धारा ली जाती है तो सेल के दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टता कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है V बराबर E माइनस का IR। क्लियर? क्योंकि विद्युत भागफल बराबर होता है विभवांतर प्लस, ये मैं आपको बताया था, ये क्या होता है, ये बाह्य परपथ में उत्पन्न विभवांतर है किया गया कार्य, और ये आंतरिक प्रतिरोध, जो आंतरिक प्रतिरोध द्वारा जो कार्य किया जाता है वो IR ये है, और यहाँ पे जो B उत्पन्न हो रहा है वो इसका ये वाला है। तो E इक्वल टू कितना आया बेटा अपने पास, B प्लस IR निकल करके आया और टर्मिनल वोल्टता इस तरह से निकाली जाती है। क्लियर? तो अब जो आज का टॉपिक है हमारे पास वो है सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन क्या होता है इसको हम समझेंगे, इसकी डेफिनेशन समझेंगे, फिर सेलों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है और किस तरह से किया जाता है उसको समझेंगे। नाउ गेट टू स्टार्ट। देखिए बेटे सर, सेलों का संयोजन क्या होता है, ध्यान देना बेटा। सेलों का संयोजन क्या होता है इसको समझेंगे कि कोई भी सेल होता है, सेल से वांछित धारा प्राप्त करने के लिए, सेल से या कोई भी सेल है उससे इच्छित धारा प्राप्त करने के लिए जब दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सेलों का संयोजन कहते हैं। सेलों से वांछित धारा प्राप्त करने के लिए जब दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलों का संयोजन कहते हैं। सेलों को आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। क्या कहलाता है, बैटरी। बैटरी में आप देखते हो बहुत सारे सेल जुड़े हुए होते हैं। तो अब पूछा जाए कि बैटरी क्या है, तो बैटरी क्या होती है, सेलों का संयोजन होती है। क्या होती है, सेलों का कॉम्बिनेशन होती है। क्लियर? तो सीधी सी परिभाषा है कि वांछित धारा प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक सेलों को जो आपस में जोड़ा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलों का संयोजन कहते हैं। आइए बड़े इसको डेफिनेशन लिखते हैं और समझते हैं। इसको लिखेंगे बेटा, देखिए परिभाषा है बेटा इसकी हमारे पास, सेलों से वांछित धारा प्राप्त करने के लिए जब वांछित धारा प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ा जाए तो इसे सेलों का संयोजन कहते हैं। सेलों का संयोजन कहते हैं। संयोजन कहते हैं। क्लियर? तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक परिभाषा हो गई।
अब बेटा बात समझना, कोई भी सेल होता है, सेलों से प्रबल धारा प्राप्त करने के लिए, सेलों से प्रबल धारा प्राप्त करने के लिए सेलों का जो संयोजन होता है वो डिपेंड करता है कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या है और बाह्य प्रतिरोध क्या है। क्लियर है? सेलों से प्रबल धारा प्राप्त करने के लिए सेलों का संयोजन इस बात पर निर्भर करता है कि बाह्य परपथ का प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध कितना लिया गया है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या रहेगा बेटा हमारे पास, लिखेंगे सेलों के संयोजन से, सेलों के संयोजन से प्रबल धारा प्राप्त करने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होता है, ध्यान रखना होता है कि बाह्य परिपथ का प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध क्या है। क्लियर बेटा? सेलों से जो सेलों का संयोजन है उससे अधिक धारा प्राप्त करने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि सेलों का जो संयोजन है उसके बाह्य परपथ का प्रतिरोध क्या है और सेलों का आंतरिक प्रतिरोध के जो मान है, जो वैल्यू है वो क्या ली गई हैं। क्लियर? तो ये हो गया सेलों का संयोजन। मैं आपको बता दूं सेलों का जो संयोजन होता है मुख्यतः वो 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। लिखेंगे सेलों का संयोजन मुख्यतः 3 प्रकार से किया जाता है। 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 देखिए बेटा, नंबर 1 है अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर 2 समांतर क्रम या इसको पार्श्व संयोजन कहते हैं, संयोजन। और नंबर 3 है बेटा अपने पास मिश्रित संयोजन। मिश्रित संयोजन। क्लियर? तो संयोजन कितने प्रकार से किया जा रहा है सेलों का? 3 प्रकार से किया जा रहा है। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन जिसे पार्श्व संयोजन भी कहते हैं, और मिश्रित संयोजन। इसमें मिक्स होगा, श्रेणी और समांतर दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो नंबर 1 है हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन, और नंबर 2 है समांतर क्रम संयोजन, और नंबर 3 है मिश्रित संयोजन। क्लियर बेटा? तो संयोजन कितने प्रकार से किया जा रहा है? 3 प्रकार से किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की। किसकी बात करेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन की। अब बात करते हैं, देखिए समझिए बेटा श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। यहाँ देख लीजिए, नंबर 1 है हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्लियर बेटा? अब श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है समझिए इसको।
इसमें क्या होता है कि कोई भी सेल है बेटा, हमारे पास 2 या 2 से अधिक सेल होंगे, 2 या 2 से अधिक सेल होंगे। पहले सेल का धन सिरा, दूसरे सेल का ऋण सिरा और तीसरे सेल का धन सिरा दूसरे के ऋण सिरे से जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले सेल का, या कह सकते हैं कि जब पहले सेल के ऋण सिरे से दूसरे सेल का धन सिरा और दूसरे सेल के ऋण सिरे से तीसरे सेल का धन सिरा जुड़ा हुआ हो तो उसे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए बेटा, यहाँ परिभाषा लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, लिखेंगे जब पहले सेल का ऋण सिरा, पहले सेल का ऋण सिरा दूसरे के धन सिरे से और दूसरे का ऋण सिरा तीसरे के धन सिरे से जुड़ा हुआ हो तो इसे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर बेटा? तो इसे हम क्या कहते हैं, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर बेटा? इसे हम क्या कहते हैं, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। एक पॉइंट आप बेटा इसमें एक चीज़ देखिए, मैंने आपको यहाँ पर लिखाया है कि पहले का ऋण सिरा दूसरे के धन से, दूसरे का ऋण सिरा तीसरे के धन से जुड़ा होता है, तो इस संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसमें एक बात क्लियर होती है कि इस संयोजन में अंत के दो बिंदु विपरीत ध्रुवता पर होते हैं। अंत के जो 2 बिंदु होते हैं वो विपरीत ध्रुवता के होते हैं। देखिए बेटा, यहाँ हम डायग्राम से समझेंगे, उसको लिखेंगे यहाँ पर। इस संयोजन में अंत के 2 बिंदु विपरीत ध्रुवता के होते हैं, जिनका उपयोग संयोजन को बाह्य परिपथ से जोड़ने में किया जाता है। क्लियर बेटा? तो सीधी सी बात है, देखो इस पहली डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि पहले का तो धन सिरा जाएगा, दूसरे का क्या बनेगा, लास्ट वाले का क्या बनेगा, ऋण सिरा बचेगा। तो पहले जो सेल है, हम सपोज करो हमने 3 सेल जोड़े बेटा, तो पहले का तो क्या रहेगा, धन सिरा रहेगा, और लास्ट वाले का मिलेगा हमें ऋण सिरा। तो दोनों कैसे हो गए, विपरीत ध्रुवता के हो गए, जिनसे हम लोग क्या जोड़ देंगे, किसी परिपथ को जोड़ देंगे। तो उसको हम डायग्राम से समझेंगे बिल्कुल बेसिक तरीका से।
तो देख लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे बात करते हैं अब। कितने प्रकार से जोड़ा जाता है? 3 प्रकार से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित। समांतर क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्व संयोजन भी कहते हैं। अब देखिए बेटा, इसका मैथमेटिकल फंडा देखिए क्या होता है। देखो बेटा, इधर हमें 3 सेल जोड़ने हैं। सपोज करो हमारे पास 3 सेल हैं, एक क्लियर बेटा? देखो 3 सेल हैं, समझो बेटा इसको। ये 3 सेल हैं, ये हो गया प्लस, ये हाई, ये लो, प्लस माइनस प्लस माइनस। इसकी जो वैल्यू है अपने पास, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है अपने पास, देखिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? इसका R1 है, इसका कितना है? R2, और इसका कितना है? R3। तो एक चीज़ देखो बेटा, मैंने क्या परिभाषा में क्या कहते हैं कि पहले सेल का जो ऋण सिरा है दूसरे के धन सिरे से, और दूसरे का जो ऋण सिरा है तीसरे के धन सिरे से जुड़ा है। तो देखो अंत में जो अंतिम बिंदु मिल रहे हैं हमें, वो कैसे हैं? विपरीत ध्रुवता के हैं। ये माइनस का है और ये किसका है? प्लस का, जिसका उपयोग हम किससे करते हैं? बाह्य परपथ से जोड़ने में करते हैं। क्लियर है? तो इसका जो विद्युत भागबल है, इसका हो गया बेटा E1, इसका कितना हो गया? E2, और इसका कितना हो गया? E3। कितना हो जाएगा? E3। क्लियर है? सपोज करो ये ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु, और यहाँ पर सी बिंदु, और यहाँ पर डी बिंदु। क्लियर बेटा? तो इसका विद्युत भागफल कितना है? E1, इसका कितना है? E2, इसका कितना है? E3, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R1, इसका कितना है? R2, इसका कितना है? R3। तो बेटा इसमें जो धारा फ्लो हो रही है, इसमें जो धारा फ्लो हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है। इसमें I धारा फ्लो हो रही है, ये भी I धारा प्रवाहित करेगा, I धारा प्रवाहित करेगा। छोटा I बना लेते हैं हम इसको। इसमें भी I फ्लो हो रही है, बड़ी I ले सकते हैं, I धारा। क्लियर बेटा? तो इसमें क्या हो रही है? I धारा प्रवाहित हो रही है। अब ध्यान दीजिए बेटा, मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि यदि धारा का मान, ध्यान देना, यदि रास्ता बदलता है, कोई परिपथ है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है और रास्ता बदलता है, तो धारा का मान भी क्या कर जाता है? बदल जाता है। क्या कर जाता है? बदल जाता है। और यदि बिंदु बदल रहे हैं तो विभवांतर भी बदल जाएगा। क्लियर है? अगर धारा का मान, अगर रास्ता नहीं बदल रहा है, धारा जिस डायरेक्शन में जा रही है सीधी जा रही है और रास्ते में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, इधर भी टर्न नहीं है, तो धारा नहीं बदलेगी। ठीक है? तो यहाँ देखो बेटा, ए से लेके डी तक या डी से लेके ए तक कोई रास्ता बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। तो धारा कैसी है? आई, सेम है बिल्कुल, आई आई आई। क्लियर? लेकिन यहाँ पे देखो बिंदु बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं? बिंदु बदल रहे हैं, तो इनके विभवांतर भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इस सेल का विभवांतर अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। क्यों? बिंदु बदल रहे हैं। क्लियर है? बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है और रास्ता बदलने पर धारा बदलती है। क्लियर है ना? तो यहाँ धारा बिल्कुल नहीं बदल रही है। तो जो बेटा एक ये हमारे श्रेणी क्रम में एक सर्किट है, देखिए बेटा इधर, जिसको आप लोग ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इसको बाह्य परपथ से जोड़ सकते हैं। तो इसका हमें क्या बनाना है? एक तुल्य प्रतिरोध बनाना है। आप बोले कि साहब मोह 3 सेल ना चाहिए, मोह तो एक ही, तीनों के बराबर एक सेल दे दो बना करके। बात समझ में आ रही है कि आपने भाई मैंने 3 सेल लगा दिए, जगह ज़्यादा घेरेंगे, आपका साइज जगह कम घेरे, ऐसी क्या व्यवस्था है, तो आप क्या करेंगे? तीनों सेलों का एक बड़ा सेल बना देंगे। क्या बना देंगे? एक बड़ा सेल बना देंगे जो तीनों सेलों का काम करेगा, जिसको हम बोलते हैं तुल्य सेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तुल्य सेल, मतलब तीनों की बराबर सेल। ठीक है ना? तो इसको हम बोलेंगे तुल्य परपथ। क्या बोलेंगे? तुल्य परपथ। समझना बेटा, तुल्य परिपथ। अब तीनों के बराबर, सपोज करो ये आ गया बेटा अपने पास, यहाँ बिंदु कितने? ए और डी, तो यहाँ पे भी बिंदु कितने रहेंगे? ए और डी रहेंगे। क्लियर? अब इसका E1, E2, E3, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? E इक्वल हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? E इक्वल, मतलब तीनों के बराबर।
और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका, तो ये हो जाएगा R इक्वल। क्लियर? तो ये हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए ये प्लस और ये माइनस। क्लियर बेटा? अब बदल क्या रहा है यहाँ पर, देखिए विभवांतर बदल रहा है। इसका कितना है B1, देखिए बेटा इसका कितना है B1 है, इसका कितना है B2 और इसका कितना है B3 विभवांतर है। क्लियर है ना? तो ये इसके विभवांतर हैं। अब देखिए हम बात करते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं बेटा, लिखेंगे माना E1 E2 और E3 विद्युत वाहक बल तथा R1 R2 R3 आंतरिक प्रतिरोध वाले तीन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। क्लियर बेटा? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसके समतुल्य सेल जिसका विद्युत वाहक बल EQ तथा आंतरिक प्रतिरोध RQ है। क्लियर बेटा? तो इसका कितना है RQ है। अब देखिए बेटा इधर, अब हमें निकालना क्या है, क्या बदल रहा है, विभवांतर बदल रहा है और विभवांतर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बात करेंगे पहले सेल के लिए, फिर दूसरे सेल के लिए और फिर तीसरे सेल के लिए। लिखेंगे बेटा, हम जानते हैं कि विभवांतर बराबर E माइनस का IR होता है। क्लियर है बेटा? इस समीकरण का यूज आपको करना है, देखिए कैसे करेंगे। पहले सेल के लिए बात करेंगे, तो पहले के लिए देखो, पहले के लिए B1 क्लियर, और E1 के देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रथम सेल के लिए देखिए बेटा इधर तो देखो B1, आप चाहें तो देखो B1 कैसे आया, A और B के बीच का है, B और C के बीच का, फिर C और D के बीच का विभवांतर। ठीक है, या तो आप B1 लिख सको या तो इसको B2 कर दो, कैसे भी कर दो। तो देखिए B1 इक्वल टू E1 माइनस का I तो सेम रहेगी, धारा नहीं बदल रही है, मैंने आपको बताया पहले धारा नहीं बदल रही है बेटा। तो I माइनस का R1 समीकरण 1। अब बात करेंगे किसकी, द्वितीयक सेल की। द्वितीय सेल के लिए तो B2 लिख देंगे बेटा इसको, और E2 माइनस का IR2 समीकरण 2। अब तृतीय सेल के लिए B3 E3 माइनस का R3 समीकरण 3। देखो तीनों सेलों का क्या निकल के आ गया, टर्मिनल विभवांतर निकल करके आ गया, जिसे टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। अब एक बात समझो कि इन तीनों के इक्वल जो हमारे पास जो समतुल्य परपथ बना वो कितना बना बेटा, देखिए लिखेंगे यहां पर समतुल्य परिपथ
का टर्मिनल वोल्टता या टर्मिनल विभवांतर देखिए बेटे इधर, तो वो क्या बनेगी अपने पास, देखिए इधर बी निकल के आएगा नहीं आएगा, तो E इक्वल और अपने पास आएगा I माइनस का R इक्वल, ये निकल के आएगा नहीं आएगा भाई, इस सेल का तो यही निकल के आएगा ना, इस सेल का तो यही निकल के आएगा नहीं आएगा, E इक्वल आएगा। अब देखिए इधर क्लियर है। अब ध्यान दो, ये जो टोटल विभवांतर है वो ए और डी के बीच का विभवांतर होगा, ए और डी के बीच का विभवांतर होगा नहीं होगा, वो इसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इसके, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए बेटा इधर बात समझना, इधर लिखेंगे बिंदु ए और डी का, यहां देखेंगे इसे बोल दो समीकरण 4। देखिए इधर ये टोटल जो विभवांतर है B1 B2 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, B के इक्वल होगा नहीं होगा, क्योंकि इसी सेल की एक भाई ये सेल जो है इन तीनों सेलों के बराबर ही तो है, तो इसका विभवांतर भी इन सब के योग के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पर B इक्वल टू क्या आएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3, क्लियर है। यहाँ पर यही तो निकल के आएगा। तो देखिए B1 की वैल्यू कितनी है, E1 माइनस R1 प्लस B2 की वैल्यू है E2 माइनस का R2 और इसकी वैल्यू है E3 माइनस का R3। तो देखो 1 1 E वाले पदों को एक साइड में कर लूँ तो V इक्वल टू निकल के आएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, यही तो निकल के आएगा। और इनमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, I कॉमन आ रहा है और माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस I और R1 प्लस का R2 प्लस का R3, क्लियर है। ये हो जाएगा समीकरण 5। अब बेटा ये निकल के आ गया B। अब समीकरण 4 और 5 को देखना, तो अब तुलना करें तो देखो E इक्वल की जगह क्या आ रहा है, यही तो निकल के आ रहा है, और माइनस माइनस है I है, और R इक्वल की जगह क्या निकल के आ रहा है, ये वाला निकल के आ रहा है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर तो देखिए इधर बेटा तुलना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, E इक्वल E1 प्लस E2 प्लस E3, यही निकल के आएगा नहीं आएगा। तो ये क्या निकल के आएगा, E इक्वल निकल के आ गया, क्लियर। और R इक्वल देखिए इधर R इक्वल क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, ये RQ की वैल्यू निकल के आ गई। ये वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास, R इक्वल आ गया और ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, श्रेणी क्रम संयोजन का विद्युत भागबल और आंतरिक प्रतिरोध निकल करके आ गया। अगर आप यहाँ से धारा निकालना चाहेंगे तो धारा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, लिखेंगे धारा ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर I उसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो RI इक्वल टू निकल के आएगा बेटा E माइनस का B। तो I की वैल्यू निकालनी है तो E माइनस का B अपॉन R इक्वल, यही तो निकल के आएगी बेटा धारा। अब E इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई। एक बार बेटा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। हमें 3 सेल जोड़ने हैं, 3 सेलों को किस में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो देखिए हमने E1 E2 E3 विद्युत भागबल वाले 3 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। देखो किस तरह से जोड़ा, विपरीत, एक का माइनस दूसरे का प्लस, दूसरे का प्लस तो तीसरे का माइनस, इस तरह से जोड़ना है। तो देखिए इसका विभवांतर कितना है, B1 B2 और B3, और इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 और R3। धारा का मान कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जो चीज बदलेगी उसको ज्ञात किया जाता है, याद रखना।
मैं पिछली वाले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ, जब मैंने प्रतिरोधों का संयोजन बताया था, संधारित्रों का संयोजन बताया था, जो चीज़ बदलती है उसको ज्ञात करते हैं हम लोग। तो देखिए बेटा, B बराबर होता है हमारे पास E माइनस का IR होता है टर्मिनल वोल्टता के सूत्र से। मैंने आपको विद्युत भागबल पढ़ाया था और टर्मिनल वोल्टता पढ़ाई थी, वहां ये सूत्र को बताया था। तो प्रथम सेल के लिए विभवांतर कितना होगा, बराबर E1 माइनस का IR1। ये बेटा माइनस प्लस कैसे आया, ये आप अगले वीडियो लेक्चरों में समझेंगे, किरचॉफ के नियम में समझेंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि प्लस माइनस के आधार पर लेते हैं, धारा के जिधर चलते हैं, जिस चिन्ह की तरफ चलते हैं उसका मान साइन लिया जाता है, ठीक है ना। द्वितीयक सेल के लिए B2 E बराबर हो जाएगा E2 माइनस का IR2। तृतीयक सेल के लिए B3 बराबर E3 माइनस IR3। अब देखिए टोटल जो विभवांतर है, ये एक तीसरे सेल जो समतुल्य सेल बनाया है उसके विभवांतर के बराबर होगा। तो समतुल्य परपथ में टर्मिनल विभवांतर B बराबर E इक्वल माइनस IR क्यू हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो देखिए इस B की जो वैल्यू है वो तीनों की वोल्टता के बराबर होगी, तीनों की हमने वैल्यू रख दी। अब देखिए E वाले पदों को एक साइड में कर लो, मतलब प्लस वाले पदों को एक साइड में और माइनस वाले पदों को एक साइड में। देखो E1, ये E2 और ये E3। अभी क्या बचेगा, I माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR3। तो क्या कॉमन आ रहा है, देखो I कॉमन आ रहा है और तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया। अब ये निकल के हमने क्या किया, समीकरण 4 और 5 की क्या कर दी, तुलना कर दी, तो ये वैल्यू निकल करके आ गई अपने पास। क्लियर बेटा, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। क्लियर बेटा, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आ जाएगी। तो देखिए आगे देखिए बेटा, देखिए बेटा आगे तो धारा देखिए आपने किस तरह से निकाली है। ध्यान देना कि यदि इस संयोजन में एक सेल की ध्रुवता को विपरीत कर दिया जाए, एक सेल की ध्रुवता को क्या कर दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए, मतलब माइनस से माइनस जोड़ दिया जाए या प्लस से प्लस जोड़ दिया जाए, तब स्थिति क्या बनेगी। देखिए बेटा पॉइंट है हमारे पास कि यदि संयोजन में एक सेल की ध्रुवता को विपरीत कर दिया जाए तो देखो बेटा इधर, ये आर है अपने पास, देखिए बेटा इधर देखिए चित्र बड़ा बनाना पड़ेगा। अब ध्यान दो बेटा इधर, देखो बेटा ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो विपरीत हो गया, मतलब माइनस से माइनस जुड़ गया और प्लस से प्लस जोड़ सकते हैं आप लोग। तो इसका R1 इसका कितना हो जाएगा R2, इसका E1 है, इसका E2। क्लियर, ये बिंदु X और ये Y, तो इसका समतुल्य परपथ बनेगा, वो क्या बनेगा, देखिए बेटा इधर, इसका समतुल्य परपथ जो बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा, एक सेल बन जाएगा,
क्लियर है, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसका जो E है, ध्यान देना कि जब विपरीत स्थिति बनती है तो यहाँ में ये चीज़ याद रखनी होती है कि किसकी वोल्टता अधिक है। अगर ये ज़्यादा है तो इसमें से इसको घटाएंगे, अगर ये ज़्यादा है तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो देखिए यहाँ जो E की जो वैल्यू निकल के आएगी वो E1 माइनस E2, कब? जब E1 ग्रेटर देन क्या हो, E2 हो। तो यहाँ ये भी स्थिति बन सकती है E2 माइनस का E1 जब E2 ग्रेटर देन क्या हो, E1 हो, क्या हो, E1। क्लियर। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस बनेगा वो R1 प्लस R2 बनेगा। तो ये क्या बन गई स्थिति, मतलब ये वाली स्थिति हमें क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। कब? जब सेल की ध्रुवता क्या कर दी जाए, विपरीत कर दी जाए, मतलब एक माइनस से माइनस जोड़ दिया जाए, मतलब समान कर दी जाए, एक तरह से विपरीत कर दिया जाए, तो ये स्थिति हमें प्राप्त होगी। क्लियर बेटा। अब बात करेंगे कि यदि संयोजन में n सेल लगे हों, क्या लगे हों, n सेल लगे हों, तब स्थिति क्या बनेगी, तब धारा या विद्युत वाहक बल क्या निकल करके आएगा। देख लीजिए बेटा, इसको, इस पॉइंट को समझ लीजिए। देखिए बेटा, बना लिया सभी ने। तो यहां जो कर दिया जाए तो विद्युत वाहक बल E1 माइनस E2 या E2 माइनस का E1 प्राप्त होते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा कि यदि संयोजन में n सेल जुड़े हों, देखिए बेटा n सेल जोड़ने हमें, तो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए इधर। क्लियर बेटा। और यहाँ से डॉट 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 चलता जाएगा और यहाँ ये n सेल जुड़े हैं बेटा, क्या जुड़े हैं, n सेल जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। क्लियर बेटा। तो इसका E1 R1 E2 R2 और डॉट 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 जा जाएगा EN और RN। क्लियर है। तो ये स्थिति हमारे पास बनी हुई है। तो देखिए बेटा इधर स्थिति क्या बनेगी कि जो संयोजन है, ध्यान दीजिए बेटा इधर, जो संयोजन है, देखिए अब सेल का जो विद्युत वाहक बल है, टोटल जो विद्युत वाहक बल है, देखना हमने संयोजन का विद्युत वाहक बल निकाला था, लिखेंगे संयोजन का विद्युत वाहक बल। तो देखिए E इक्वल टू निकाला था बेटा हमने, कितना आया था, E1 प्लस E2 प्लस E3, यही तो निकल के आया था। अब 3 थे, अब कितने जोड़े हमने, n जोड़े, कितने जोड़े, n, तो प्लस डॉट 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 En हो जाएगा, कितना हो जाएगा, En हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर सभी का विद्युत वाहक समान है, यदि विद्युत वाहक बल समान है, तो देखिए तो E इक्वल टू हो जाएगा NE, यही तो होगा बेटा, क्योंकि E1 बराबर E2 क्या है, E है। क्लियर। ये स्थिति है बेटा हमारे पास। तो जो आंतरिक प्रतिरोध होगा, लिखेंगे बैटरी बनी है, बैटरी का आंतरिक
प्रतिरोध। तो देखिए टोटल आर क्यू था हमारे पास, तो R1 प्लस का R2 प्लस का R3 और डॉट 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 कितने बेटा Rn है। तो देखिए यदि बराबर हैं, सभी बराबर हैं, तो R इक्वल टू आ जाएगा NR आ जाएगा। ठीक है, बराबर होने की स्थिति में ये निकल करके आ जाएगा। तब धारा लिखेंगे संयोजन में बहने वाली धारा। तो देखिए बेटा I इक्वल टू, ध्यान देना इधर, I इक्वल टू आएगा E अपॉन R प्लस NR। ठीक है, तो ये धारा निकल करके आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आएगी। और NR तो कितने भी N है, तो NG निकल के आ गया बेटा। ठीक है, N सेल जुड़े हैं तो NE आ जाएगा। अब बेटा किससे आया, देखिए इधर थोड़ा समझ लो बेटा इसको, मैंने इस फॉर्मूले को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, उस पर ध्यान देना। हमारे पास यही निकल के आया था B बराबर, देखिए इधर कितना आया था बेटा, E1 प्लस का E2 प्लस का E3, यही तो आया था। कोष्टक में I R1 प्लस का R2 प्लस का R3 तीन लिए, तो B बराबर कितना होता है, IR होता है। B बराबर क्या होता है, IR होता है। कितना होता है, IR। तो यहाँ पर R आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्थिति बन जाएगी यहाँ पर। इसको हम लोग R इक्वल मानते हैं, क्या मानते हैं, R इक्वल मानते हैं। या कितने प्रतिरोध हैं, NR प्रतिरोध हैं। तो देखिए इधर ये स्थिति बन जाएगी। तो यहाँ से भी ये स्थिति, अगर बाह्य परपथ में बहने वाली धारा निकालेंगे तो इसका डिवाइड लग जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा। तो E, अब देखिए इधर इसको E इक्वल मान लीजिए, माइनस ये R इक्वल हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो इस आधार पे भी धारा आप निकाल सकते हैं, बाह्य परपथ में बहने वाली धारा, लेकिन इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, देखिए इधर अब देखते हैं बेटा कुछ विशेष स्थितियों पर चर्चा करेंगे। इस संयोजन की कुछ विशेष स्थितियां होती हैं। देखिए इधर विशेष स्थितियां, तो बेटा नंबर 1 स्थिति क्या बनेगी, ध्यान देना इधर। नंबर 1 है, यदि, देखना बेटा इधर, R ग्रेटर देन NR। क्लियर बेटा, कि जब R का मान बाह्य परपथ का प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोधों से बहुत अधिक है, तो NR को छोड़ने पर तो देखिए बेटा I इक्वल टू NE अपॉन क्या आएगा, R आएगा। क्लियर है, यही तो निकल के आएगा अपने पास। तो ये वाली स्थिति बन करके आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं सार्थक स्थिति। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग ऐसे भी लिख देंगे, इसको बोलते हैं सार्थक स्थिति। सार्थक स्थिति, या आप बोल सकते हैं संयोजन सार्थक है, इसको आप सार्थक संयोजन भी कह सकते हैं। तो ये जब धारा हमें इतनी प्राप्त होगी। क्लियर बेटा, तो ये स्थिति है। और सेकंड स्थिति देखना बेटा इधर, जब NR ग्रेटर देन R, तो R को छोड़ने पर
पर। तो देखिए I इक्वल टू NE, तो बेटा इसको छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, NR आ जाएगा, N से N कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आएगा E/R। तो इसे बोलते हैं जो संयोजन है वो बेकार है, कैसा है, निरर्थक है। लिखेंगे संयोजन निरर्थक। क्लियर बेटा। अब यहाँ स्थिति क्या बनेगी, ध्यान दीजिए बेटा, दोनों का मतलब समझो कि यहाँ पर जो धारा प्राप्त हो रही है वो एक सेल से प्राप्त होने वाली धारा का n गुना है। एक सेल से प्राप्त होने वाली धारा का कितनी गुना है, n गुना है बेटा। कितनी गुना है, n गुना है। क्लियर बेटा। यहाँ इसका मतलब क्या है, पहले पॉइंट का, कि परिपथ में जो धारा प्राप्त हो रही है वो एक सेल से प्राप्त होने वाली धारा का n गुना है। कितनी गुना है, n गुना। इसलिए यहाँ आप देख पा रहे हो कि इस बाह्य परिपथ का प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से अधिक होने के कारण संयोजन को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब बाह्य प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है, बाह्य प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है या बाह्य परिपथ के प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है और आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होता है, तो संयोजन को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि वहाँ जो धारा प्राप्त होती है एक सेल से प्राप्त होने वाली धारा का n गुना होती है। जिस संयोजन को इसलिए क्या बोलते हैं, सार्थक संयोजन कहते हैं। यहाँ स्थिति क्या बनती है बेटा, ध्यान दीजिए इधर, ये संयोजन निरर्थक है और यहाँ जो है आंतरिक प्रतिरोधों का मान बाह्य प्रतिरोध के मान से क्या है, ज़्यादा है। इसलिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ धारा बढ़ नहीं रही है। यहाँ धारा बढ़ नहीं रही है, देखो केवल एक सेल से प्राप्त हो रही है। E/R मतलब एक सेल है कोई भी, इसका आंतरिक प्रतिरोध केवल एक सेल की धारा मिल गई हमें, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, निरर्थक जाएगा। तो ये स्थिति बनेगी। तो हमें श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोधों से ज़्यादा रखना होता है। तो बेटा ये हो गया प्रतिरोधों सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। मैंने एक एक पॉइंट आपका क्लियर किया है, एक एक पॉइंट आपको बताया है जो आपके कंपटीशन में भी आपकी हेल्प करेगा। फॉर्मूले वगैरह जो भी हैं मैंने आपको वो क्लियर करा दिए। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए कि जब स्थिति क्या बनेगी, n सेलों को जोड़ा हमने तो ये स्थिति बन के आई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।